Now we're going to see the problems in performance appraisal. हमने हर एक मेथड में देखा, हर एक मेथड के अपने स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं और साथ ही साथ में देयर आर सम प्रॉब्लम्स आल्सो एंड इश्यूज आल्सो एसोसिएटेड विद ईच फॉर्मल अप्रेजल मेथड, जिसकी वजह से वो जो अप्रेजल मेथड है दैट बिकम्स इनइफेक्टिव. So this particular section will going to highlight the major problems which are associated with the formal appraisal methods. तो क्या होता है प्रॉब्लम परफॉर्मेंस अप्रेजल में रेटिंग की आती है ना? क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे होते हैं क्या करते हैं हम रेटिंग देते हैं. तो रेटिंग एरर्स आते हैं. और रेटिंग एरर्स क्यों आएंगे? रेटिंग एरर्स तब आते हैं जब एरर आए किसमें? इन रेटर्स ऑब्जर्वेशन, जजमेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. सो दीज थिंग्स कैन एक्चुअली सीरियसली अफेक्ट द असेसमेंट रिजल्ट. सो जो मोस्ट कॉमन रेटिंग एरर्स है उनको हम यहाँ वन बाय वन समझेंगे. उसमें सबसे पहला है लीनियंसी और सिवियरिटी. Leniency or severity on the part of the rater makes the assessment subjective, and subjective assessment defeats the very purpose of performance appraisal. So rater क्या है वो काफी lenient हो जाता है रेटिंग देते टाइम, है ना? कि मान लो आउट ऑफ 10 उसको 5 मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा lenient होके वो उसको 6 या 7 दे देगा. सो ये लीनियंसी क्यों आती है, इसके क्या रीजंस होते हैं? पहला रीजन ये होता है कि रेटर में फील दैट एनीवन अंडर हिज और हर जुरिस्डिक्शन हु इज रेटेड अनफेवरेबली विल रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन हिज और हर ओन वर्दीनेस. उसे लगता है कि मेरे अंडर काम करने वाले व्यक्ति को कोई मतलब अनफेवरेबल रेटिंग मिली तो उससे वो चीज ये रिफ्लेक्ट करेगी कि मैं उतना वर्दी नहीं हूं, मैं उसे अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहा हूं. उस चीज को अपने ऊपर ले लेता है इन शॉर्ट. सो इस वजह से हो सकता है उसे वो थोड़ी सी लीनियंट रेटिंग दे दे. देन he or she may feel that anyone who could have been rated unfavorably has already been discharged from the company. या फिर उसे ऐसा लगे कि जिसको पहले अनफेवरेबल रेटिंग्स मिली है कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया है, तो उस वजह से भी वो थोड़ी लीनियंट रेटिंग दे दे कि भाई इस व्यक्ति की जॉब न जाए. और फिर और भी रीजंस हो सकते हैं. ये भी हो सकता है ही और शी में फील दैट अ डेरोगेटरी रेटिंग विल बी रिवील्ड टू द रेटी टू द डिट्रीमेंट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द रेटर एंड द रेटी. तो अगर पता चला जिससे हम रेट कर रहे हैं उसे कि मैंने उससे खराब रेटिंग दी है, तो इससे उन दोनों के आपसी रिलेशन खराब हो सकते हैं, इस वजह से भी वो लीनियंट रेटिंग दे सकता है. राइट. देन फोर्थ जो एक कंडीशन आती है, ही और शी में रेट लीनियंटली इन ऑर्डर टू विन प्रमोशंस फॉर द सबऑर्डिनेट एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली इंक्रीज हिज और हर होल्ड ओवर देम. तो क्या वो थोड़ा लीनियंट रेटिंग देके सबऑर्डिनेट को प्रमोट करा देगा और उसका जब प्रमोशन हो जाएगा तो उसकी पकड़ उसके सबऑर्डिनेट पे और पक्की हो जाएगी, झापेगी. वो बोलेगा भी मैंने तुझे प्रमोशन दिलाया, मैं जो काम बोलूं वो तुझे करना पड़ेगा. इस तरीके के एटीट्यूड की वजह से भी वो लीनियंट रेटिंग दे सकता है. फिफ्थ क्या कंडीशन हो सकती है? ही और शी में बी प्रोजेक्टिंग. एंड सिक्स्थ इज ही और शी में फील इट necessary to always approve of others in order to gain approval for himself or herself. तो हमेशा वो दूसरों का अप्रूवल लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियंट रेटिंग दे कि भाई हमेशा दूसरे लोग उसको अप्रूव करें, कोई डिसअप्रूव ना करे, इस वजह से भी लीनियंट रेटिंग दे सकते हैं. सो ऐसे करके बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक रेटर लीनियंट रेटिंग दे अपने सबऑर्डिनेट. नाउ जो दूसरा टर्म उसमें हमने देखा था दैट इज सिवेरिटी. अब ये सिवेरिटी क्या होता है? दिस रेफर्स टू बीइंग अनड्यूली क्रिटिकल ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. है ना? जैसे कॉपी करेक्शन होता है, जब रिजल्ट आता है तो अपन बोलते हैं ये सब्जेक्ट की कॉपी मैम ने बहुत स्ट्रिक्टली इवेलुएट की है या बहुत स्ट्रिक्टली चेक की है ना? और कुछ लोग बोलते हैं ये मैम तो अच्छी है, ये तो हमको अच्छे मार्क्स देती है, मतलब वो लीनियंटली चेक करती है. वही चीज यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी अप्लाई होती है. तो कई बार क्या होता है कुछ जो रेटर्स रहते हैं बहुत स्ट्रिक्टली वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को रेट करते हैं. मतलब जैसे अपन बात कर रहे थे आउट ऑफ 10 5 मिलना चाहिए तो उसने 6 या 7 दे दिया, तो ऐसे ही आउट ऑफ 10 अगर उस व्यक्ति को 5 मिलना चाहिए तो वो इतना सिवियरिटी के साथ उसको अप्रेज करेगा कि उसको 3 मार्क्स ही दे या 4 मार्क्स ही दे. तो वो होता है सिवियरिटी. राइट. सो दिस वाज अबाउट द एरर ऑफ लीनियंसी एंड सिवियरिटी. अब इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या किया गया? इस एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय कन्फॉर्मिंग टू फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड अप्लाई करेंगे तो हम इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं. ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ चुकी.
अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? दिस अकर्स व्हेन एम्प्लॉइज आर इनकरेक्टली रेटेड नियर द एवरेज और मिडिल ऑफ द स्केल। यहाँ पे क्या टेंडेंसी रहती है कि हम हर एम्प्लॉय को एक एवरेज रेटिंग देते हैं, एक्सट्रीम्स में न रेट करके उन्हें सभी मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज को एवरेज या मिडिल ऑफ द स्केल रेटिंग दी जाती है। जैसे स्केल ऑफ 10 है तो उनको बीच की जो स्केल्स है 4 से 8 के बीच की, उसमें ही मैक्सिमम लोगों को हम रखते हैं या रेट करते हैं। नाउ द एटीट्यूड ऑफ द रेटर इज टू प्ले सेफ। यहाँ पे क्या एटीट्यूड रहता है रेटर का? सेफ खेलना चाहता है, ना किसी को बहुत अच्छा ना किसी को बहुत बुरा, ऐसा नहीं बोलना चाहता, सबको समान लेके चलता है, वो ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहता है। सो दिस सेफ प्लेइंग एटीट्यूड स्टेम्स फ्रॉम सर्टेन डाउट्स एंड एंजाइटीज व्हिच द रेटर हैव व्हाइल असेसिंग द रेटीज। अब ये जो सेफ प्लेइंग एटीट्यूड होता है कहाँ से आता है? क्योंकि उसके मन में कुछ डाउट्स और एंजाइटीज रहती है जिसकी वजह से वो ऐसा सोचता है। जैसे अपन ने पहले भी देखा था क्या डाउट्स और एंजाइटीज एक रेटर के मन में रहती है, तो यहाँ पे भी उसी टाइप के डाउट्स और एंजाइटीज रहते हैं। एक दो हम इसमें देख लेते हैं। वो ये सोच सकता है कि डू आई नो द मैन सफिशिएंटली वेल टू बी एबल टू गिव अ फेयर असेसमेंट ऑफ हिम। कई बार उसे हो सकता है लगे कि क्या मैं इस इंसान को अच्छे से जानता हूँ कि मैं इसको एक फेयर असेसमेंट दे सकूं। हो सकता है मैं ऐसे खराब असेसमेंट दूं लेकिन एक्चुअली मैं खराब नहीं हूं, तो इसलिए उसे वो एवरेज दे देता है। और एक और क्या डाउट या एंजाइटी हो सकती है? इफ आई रेट हिम द वे आई थिंक आई शुड, व्हाट विल बी इट्स इन्फ्लुएंस ऑन हिज रिलेशनशिप विद मी एंड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। वही रिलेशनशिप, वही फिर हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, और मे बी अगर आज मैंने उसे खराब रेटिंग दे दी तो कल को शायद वो अच्छा परफॉर्म करने की उसके अंदर जो होप है शायद वो भी खत्म हो जाए। इस तरीके से भी वो सोच सकता है। और एक और देख लेते हैं क्या डाउट और एंजाइटी हो सकती है। If I rate him the way I think I should, will I be accused of being partial? जैसा मैं सोच रहा हूं कि मुझे रेट करना चाहिए, अगर एक्चुअली में मैंने उसे वैसा रेट कर दिया तो क्या वो पार्शियलिटी तो नहीं होगी? ऐसा भी सोचने में आता है। बिकॉज कई बार क्या होता है, कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स होते हैं और आप सोचो कि जितने भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उन सबकी रेटिंग कहीं ना कहीं 6 पे आके खत्म हो जा रही है, लेकिन एक परफॉर्मर आपके पास ऐसा है जिसका बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है एंड यू वांट टू रेट दैट पर्सन एज 10। लेकिन आपके मन में एक ख्याल आता है कि जिन जिन लोगों को आपने विद इन 6 रेटिंग दी है, उनके मन में ऐसा नहीं है कि मैंने पार्शियलिटी की कि उन सबको तो कम-कम रेटिंग दी और इसको मैंने 10 दे दी। तो चलो मैं भी इनको उसके आस-पास ही 7 दे देता हूँ, उनसे तो आगे ही रहेगा। ऐसा करके एक ख्याल मन में आने लगता है। लेकिन इन अ वे दिस इज़ एक्चुअली पार्शियलिटी। कहीं न कहीं जो उसकी एक्चुअल रेटिंग होना चाहिए एज़ पर द परफॉर्मेंस, आप वो ना देके ये सारे डाउट्स और एंग्जायटीज़ में फँस के उसे वो एक्चुअल रेटिंग न देते हुए अनएक्चुअल रेटिंग दे रहे हो, जहाँ पे कि उसे जो मिलना चाहिए वो ना मिलते हुए उसे उससे कम या उसे उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है। सो ये सारी चीजें आती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेटर है वो सबको एक्सट्रीम्स में ना रेट करके हमेशा एवरेज उनको रेट देता है, और इसे ही हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी जो है, सेंट्रल टेंडेंसी का कर्व भी हमने फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो था वो भी देखा था। और उसमें भी हमने देखा था कि उसमें बीच-बीच में हम उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज व्हाइल गिविंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स टू द आउटगोइंग स्टूडेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ईच स्टूडेंट एज सैटिस्फैक्टरी। So obviously it becomes difficult to distinguish between excellent performers and poor performers. क्योंकि जब भी हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, जब भी आप लोग टीसी वगैरह निकालते होंगे स्कूल से या कॉलेज से, तो वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है जहाँ पे सभी को एक समान लिखा जाता है कि सैटिस्फैक्टरी कंडक्ट था इनका। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ ये नहीं लिखता कि एक्सीलेंट था या पुअर था, बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो वहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्मर्स को, बहुत पुअर परफॉर्मर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। ठीक है? अब जो क्लोज टू द एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, दैट इज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। कि जो एरर है सेंट्रल टेंडेंसी का, यही काफी क्लोज है किसके? हमारे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के। आप लोगों को याद होगा अपन ने फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कर्व जो था वो अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, जिसमें कि हमें फोर्सफुली कुछ परसेंट लोगों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालना पड़ता है और वो बेल शेप कर्व करके पूरा बनता है, जिसमें आपको 10% लोगों को पुअर रेट करना जरूरी है और आपको 20% लोगों को एवरेज रेट करना जरूरी है और बाकी के 10% लोगों को आपको एक्सीलेंट रेट करना जरूरी है। ऐसे करके आप 3 4 5 6 जितनी चाहें अपने स्लॉट्स बना सकते हैं, ब्रैकेट्स बना सकते हैं, जिसमें आप परसेंटेज को मैंडेटरी कर देते हो कि इतने परसेंट लोगों को आउट ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन आपको ये रेटिंग देना जरूरी है। तो वो क्या हो जाता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हो जाता है। तो ये भी काफी
एररफुल रहता है, जो कि एक सही इवैल्यूएशन हमें कभी नहीं दे पाता। ये हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए इसे हम यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं लेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम in rating is halo effect. Now, what is this halo effect? A halo error takes place when one aspect of an individual's performance influences the evaluation of the entire performance of the individual, just as the assessment of the performance of a student in his or her examination being influenced by the opening paragraph of every answer. So, क्या है हेलो इफेक्ट? जब कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट जो है किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, उसका कोई एक परफॉर्मेंस का ट्रेट है, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसके इवैल्यूएशन प्रोसेस। जैसे जब एक स्टूडेंट पेपर लिखता है, तो जो उसका ओपनिंग पैराग्राफ है, उससे डिसाइड हो जाता है कि उसको उस आंसर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे या खराब मार्क्स मिलेंगे। भले ही बाद में उसने कितना अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर उसने स्टार्टिंग पैराग्राफ अच्छा नहीं लिखा, तो उस क्वेश्चन में उसके अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो इसी तरीके से इवैल्यूएशन में भी होता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया है कि आपके उसका इफेक्ट आपकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आ जाता है, दैट इज अ हेलो इफेक्ट। जैसे in an organization, an halo effect occurs when an employee who works late constantly might be rated high on productivity and quality of output as well as on motivation. एक एम्प्लॉय जो देर तक काम कर रहा है, ऐसा माना जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, बहुत कमिटेड है, वो बहुत सारा आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है, लेट आवर्स काम करते हुए उसका क्वालिटी ऑफ आउटपुट अच्छा है, वो काफी मोटिवेटेड है कि वो बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स रुक के काम कर रहा है, तो वो एक अच्छा है। बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वो बिल्कुल भी अच्छा एम्प्लॉय नहीं है जो विद इन द टाइम गिवन टू वर्क, उतने टाइम फ्रेम में अगर वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वो एक इफेक्टिव परफॉर्मर नहीं है, राइट? सो इसलिए इस टाइप का कोई ट्रेट किसी एम्प्लॉय का है, तो वो उसकी पूरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा एम्प्लॉय। इसी तरीके से क्या होता है, एक अट्रैक्टिव या एक पॉपुलर एम्प्लॉय माइट बी गिवन अ हाई ओवरऑल रेटिंग, है ना? तो एक एम्प्लॉय जो बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, भले ही वो कुछ काम नहीं करता हो, कई बार एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ओवरऑल रेटिंग में उसे हाई रेटिंग मिले। Rating employees separately on each of a number of performance measures and encouraging raters to guard against the halo effect are the two ways to reduce this halo effect. हम कैसे reduce कर सकते हैं halo effect को? कि हम employees को rate करें अलग अलग परफॉर्मेंस मेजर्स पे। सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस मेजर न लें, हम अलग अलग परफॉर्मेंस मेजर्स पे उनको रेटिंग दें, और साथ ही साथ में हम एनकरेज करें रेटर्स को कि वो हेलो इफेक्ट के बारे में ध्यान रखते हुए रेटिंग्स दें। वो किसी उनकी एक पर्टिकुलर ट्रेड से अफेक्ट होके ओवरऑल रेटिंग न दें, वो हर चीज को कंसिडरेशन में ले बिफोर रेटिंग देम। दिस इज द वे वी कैन रिड्यूस इट।